Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। जिस तरह से 6 जनवरी को हमने राजधानी के दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार देखा, जब तमाम जो पार्षद हैं, चुने हुए पार्षद हैं, वह घुसे और उसके बाद से अंदर तोड़फोड़ मचाई और पूरा होल हल्ला हंगामा हुआ। जाहिर सी बात है, सदन के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर हुआ था तो इस तरह की तोड़फोड़ की बात नहीं सामने आई थी। एक मायने में ये चीज़ इसलिए भी नहीं है क्योंकि शपथ होने से ठीक पहले अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो बहुत ज़्यादा चौंकाती हैं। बहरहाल, एल्डरमैन जिसे मनोनीत पार्षद कहते हैं, और अब तक 2017 से लेकर 2022 तक जब दिल्ली नगर निगम एक नहीं हुआ था, यानी पूर्वी एमसीडी और साथ ही साथ साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी, 3 एमसीडी हुआ करती थी, तब तीनों एमसीडी में 30 मनोनीत पार्षद हुआ करते थे। और इन 30 मनोनीत पार्षदों में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के भी कई पार्षद थे उस वक्त में। अब जब 22 मई 2022 से दिल्ली नगर निगम एक हुआ है और दिल्ली नगर निगम एक्ट में बदलाव हुआ है, उसके बाद से जो मनोनीत पार्षदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि ये कहाँ वोट कर सकते हैं, कहाँ नहीं। तो इसका सीधा और सपाट उदाहरण और तरीका यही है कि मनोनीत पार्षद सिर्फ और सिर्फ जोन चेयरमैन के चुनाव में वोट कर सकते हैं, मेयर और उप महापौर के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। अब सवाल यही है कि जिस बात पर इतना हंगामा हुआ, क्या ये बात आम आदमी पार्टी और बीजेपी को नहीं पता है? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो साफ तौर पर कह दिया कि दरअसल जो मनोनीत पार्षद का वोट मेयर के चुनाव में बीजेपी डलवाना चाहती थी। अब इस बात की कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो खुद वही जानते हैं, और साथ ही साथ जो बीजेपी के लोग हैं वही बता सकते हैं कि क्या वाकई उनका कोई प्लान था। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वह जो मनोनीत पार्षद हैं, एल्डरमैन हैं, वह सिर्फ और सिर्फ जोन के चुनाव में वोट कर सकते हैं। और यही वजह है कि उनका चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जोनल लेवल पर। यानी अभी तक की स्थिति में 134 पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी मेयर और उप महापौर के चुनाव के लिए बिल्कुल बहुमत में है, बीजेपी बहुमत में नहीं है। और दूसरी तरफ इस तरह की बात करना कि वह वोट डाल रहे थे लिहाजा यह हंगामा हुआ, दिखाता है कि हंगामा का जो वजह थी वह बेसिर पैर की थी। ऐसा नहीं हो सकता था, बातचीत की जा सकती थी। अब दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों का सुन लीजिए। बीजेपी के लोगों का तो ये मानना है कि अगर मान लीजिए कि मनोनीत पार्षद का वोट नहीं होता और इस सबसे पहले इलेक्टेड लोगों का ही वोट होता, तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग हंगामा नहीं करते? और हो सकता है वो तब हंगामा करते जब मनोनीत पार्षद शपथ लेने वाले होते, और उसके बाद से 6 सदस्यों का जो चुनाव होना है स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का, उसमें वो वोट नहीं डाल सकते, और उसके बाद स्थिति जस की तस हो जाती और तब स्थिति और भी बिगड़ जाती। तो सबके अपने अपने तरीके हैं अपनी बात को वाजिब ठहराने का, लेकिन इतना जरूर है कि जो एल्डरमैन है, मनोनीत पार्षद है, वह नहीं वोट कर सकता मेयर और उप महापौर के चुनाव में। अब सवाल यही है कि क्या एल्डरमैन चुने जाने के पीछे जो शख्स है उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी देखी जानी चाहिए। तो अभी तक ये देखा गया है कि जो मनोनीत पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद सभी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी उसमें कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का नहीं है। तो माना जाता है कि चूंकि केंद्र का नुमाइंदा होता है एलजी, यही वजह है कि एलजी ने जिनका नॉमिनेशन किया वो सभी सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी से हैं, वो है बीजेपी। अब सवाल यही है कि क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो इसमें मेरा जवाब यही है कि ये तो सब कुछ एलजी पर डिपेंड करता है। अगर उपराज्यपाल की स्थिति ये कहती है कि इसमें एक ही पार्टी के होने चाहिए तो एक ही पार्टी के हो जाएंगे, अगर वो सभी को मिलाते हैं तो सभी को होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके फैसले को राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं न कि संवैधानिक तौर पर, तो जाहिर सी बात है हमारी सोच राजनीतिक हो जाएगी। लेकिन अगर हम संवैधानिक तौर पर देखते हैं तो वह संवैधानिक हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ा विषय है कि उपराज्यपाल एक संवैधानिक पोस्ट होती है या फिर एक राजनीतिक पोस्ट होती है, क्योंकि ये बहुत बारीक लकीर है दोनों के बीच में। और अक्सर कई राज्यों में देखा गया है, खासकर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी के इतर राज्य सरकारें हैं। सबसे पहला उदाहरण पश्चिम बंगाल की, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली, यानी दिल्ली जहां पर अब दिल्ली नगर निगम में भी
आम आदमी पार्टी का शासन है और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार चला रही है पिछले 7-8 सालों से राजधानी दिल्ली में। और यहां पर तो उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव है वह अक्सर वक्त के साथ देखा गया है और यह बढ़ता ही जा रहा है। अभी सर्विसेज को लेकर मुद्दा कोर्ट में है, इस पर फैसला आना बाकी ही है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से अब एक नया मैदान बन चुका है एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच नूरा कुश्ती का, वो है दिल्ली का नगर निगम। तो बहरहाल दिल्ली के नगर निगम में एल्डरमैन यह सियासी बिसात पर क्या सिर्फ मोहरे हैं? नहीं, क्योंकि जब ये वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है जोन से लेकर के वार्ड समिति और ऊपर तक यानी जोन चेयरमैन तक जो स्थिति है वह बदल सकती है। चूंकि इनका वोटिंग राइट होता है इसलिए यह जो है समीकरण को बदलने का मादा रखते हैं, इसलिए ये मोहरे तो हो सकते हैं लेकिन परिणाम किसी के भी पक्ष में कर सकते हैं। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि जो ये तरीका है और ये इनके वोटिंग का या शपथ का तरीका है, अब वो नई बहस को पैदा कर चुका है कि आखिरकार पीठासीन अधिकारी के अधिकार क्या होते हैं, किसकी शपथ पहले होगी किसकी बाद में होगी। और अव्वल तो एक और खास बात देखा गया है कि मनोनीत पार्षद या एल्डरमैन नगर निगम में भले ही ऐसी स्थिति में हो जिसमें आप समझ सकते हैं अरे ये तो सिविक नगर निगम के हैं तो इनका ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन इनकी जो ताकत होती है या इनकी जो संवैधानिक रूप से शक्ति होती है वो सिर्फ उसी तरह से होती है जैसे मनोनीत सांसद होता है और मनोनीत जो है सांसद राज्यसभा में लाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से मनोनीत पार्षद संवैधानिक तौर पर दिल्ली के नगर निगम में रखे गए हैं। बहरहाल इन्हीं 10 निगम पार्षदों की वजह से, मनोनीत पार्षदों या एल्डरमैन की वजह से हो हंगामा हुआ, लेकिन ये एल्डरमैन सिर्फ सियासी मोहरे नहीं हैं बल्कि वोट को बदलकर समीकरण को बदलने में और परिणाम को बदलने में अपनी ताकत रखते हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा अगले वीडियो में कि आखिरकार अगला चुनाव कब होता है। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।